Hello everyone. Yes, I hope we are recording. We are good to go. Yes, we are. ठीक है, चलो भाई देखो, कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज का अगला हम लेके आए हैं। देखते हैं कैसे सवाल लिए हैं। आज थोड़े कठिन से सवाल होंगे आज के। अगर इसमें आपको नंबर नहीं आया होगा, अगर ये टेस्ट हम करवाते हैं इसका PDF वो गूगल शीट बनवा के, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परीक्षा का रेट बढ़ गया है। तो अब हम थोड़ा लिबर्टी ले रहे हैं कि आपको हम बढ़िया बढ़िया चीज़ बता पाए, है ना। थोड़ा सर्दी सा हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाबू देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है, आज मेनली हम पॉलिटी और ज्योग्राफी का क्वेश्चन लिए हैं। 8 ही सवाल लिए हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि आज हम टाइम एक्सीड कर जाएंगे, तो इसलिए 10 सवाल नहीं ले पाए। उन 2 सवाल को हम अगले कॉन्फिडेंस बूस्टर में डाल देंगे। आई होप थोड़ा आराम से पढ़ो, अभी टाइम है 15 रोज के आसपास टाइम है, आराम से पढ़िए, बढ़िया होगा परीक्षा। आप लोग काफ़ी शानदार तैयारी कर रखे हैं ऑलरेडी। इट विल बी गुड. Now see what the first question is. The first question say Constitutional Amendment Acts associated with anti-defection law. Anti-defection law आपको पता है कौन से शेड्यूल में आता है? 10th शेड्यूल में आता है। और जब भी शेड्यूल की बात होती है तो कितने शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 12 शेड्यूल्स हैं एट प्रेजेंट। जब शेड्यूल बना था तो कितने थे? 8 शेड्यूल थे, 4 शेड्यूल बाद में ऐड किए गए। ठीक है, तो 10th शेड्यूल डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ से, और इसमें 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हुए हैं। पॉलिटी हम नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं। देखो सीधा सीधा हम बताते हैं, 5 गुने 2 बराबर 10, 9 प्लस 1 बराबर 10। तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसमें हुआ है, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसमें हुआ है। ठीक है, तो द आंसर विल बी 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो द आंसर विल बी ई, ड्यू टू मोर, है ना। ईयर याद नहीं भी होगा तो चलेगा, 52nd 91st से आपको समझ में आ जानी चाहिए, बट ठीक है। 91st 2003 है, 52nd 1985 आई गेस, श्योर नहीं है, देख लेना वो एक बार। ठीक है, बाकी रोहित भाई चिल्ला के सब बता चुके हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ इज रिलेटेड टू व्हाट, इस पे बहुत सारे वीडियोस हैं, इसलिए हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अदर थिंग्स आर देयर व्हिच आई नीड टू एलाबोरेट अपॉन। नाउ सी, कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स व्हिच हैव लेड टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ लैंग्वेजेस लिस्टेड इन शेड्यूल 8। शेड्यूल 8 में कितने लैंग्वेजेस हैं? शेड्यूल 8 में पहले कितने लैंग्वेजेस थे? पहले 14 लैंग्वेज थे ओरिजिनली, हाउएवर इट हैज इंक्रीज टू 22 लैंग्वेजेस। At present, there are 22 list of languages in Schedule 8. There are 2 constitutional amendment acts associated with this also. बहुत आसान है, 91st यहाँ है तो यहाँ 92nd होगा। ठीक है, 92nd Constitutional Amendment Act. 92nd Constitutional Amendment Act वो है जिसमें 4 लैंग्वेजेस इसमें ऐड की गई हैं। ये बार बार दोहराया जा रहा है, फिर से हम एक बार बता देते हैं। बोडो, डोंगरी, संथाली, एक्सक्यूज मी, एंड मैथिली। ठीक है, क्योंकि मैथिली यहां आ जा रहा है तो आपको ये ध्यान रखना होगा। और एक 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसके तहत हमने इसमें सिंधी भाषा ऐड की थी। ठीक है, तो ये 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हैं जो कि इससे रिलेटेड है, 92nd एंड 21st। सो द आंसर विल बी अगेन ई, मोर। नाउ सी, the question says the concept of fundamental rights and fundamental duties have been taken from which country? USA मतलब both USA से लिया गया है। fundamental rights B ऑप्शन कह रहा है fundamental rights USA से, fundamental duties USSR से, C कह रहा है fundamental rights USSR से, and so on, इस तरह से। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम बता देते हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया हमारे बहुत करीब है भाई, कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, आयरलैंड से DPSP लिया गया। हम एकदम इंपॉर्टेंट चीज को जॉट डाउन कर रहे हैं, ये आपको याद होना ही चाहिए। इसको बिना याद किए आप परीक्षा पास करना उम्मीद नहीं कर सकते हैं। USSR से फंडामेंटल ड्यूटीज, USA से फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है रूल ऑफ लॉ।
सिंगल सिटीजनशिप, एक्सक्यूज मी, ठीक है। फ्रांस से 3 वर्ड्स लिए गए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। लिबर्टी फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ये वर्ड्स है बाबू, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। कनाडा से क्या लिया गया है, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज, सी पहले आ रहा फंडामेंटल राइट्स यूएसए, तो ये और ये तो कट गया, और फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर, तो आंसर विल बी बी। आई होप आई, ओ ये लिखा है नहीं, कोई बात नहीं, समझ गया होगा अभी तक, है ना। देखो ये बहुत बढ़िया सवाल है, कह रहा है मैंडेमस एंड हेबियस कॉर्पस आर डेल्ट अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है ये मैंडेमस और हेबियस कॉर्पस, ये सब रिट्स हैं, है ना। रिट्स कौन से आर्टिकल, सॉरी यार, रिट्स कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, रिट्स आता है आर्टिकल अंडर आर्टिकल 32 जो है, दैट सुप्रीम कोर्ट डील्स अंडर आर्टिकल, बताना मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, हाई कोर्ट का। ठीक है, तो आंसर विल बी 32। मैंने यही 2 क्यों लिया है, होते तो बहुत सारे सर्चियोरी, क्यू वारंट और ये सब भी होते हैं, बट ये 2 इसलिए लिया है कि ये 2 आपको याद होना ही चाहिए, आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हो नहीं याद रखना। क्यों? क्योंकि हेबियस कॉर्पस आपको पता है कि वो रॉलेट एक्ट, नो वकील नो दलील वाला जो था, दैट they have dealt with habeas corpus, so you must know habeas corpus and mandamus क्यों, वो मैं आपको आगे बताता हूं। तो सी, right to constitutional remedy is what article 32 deals with, right to constitutional remedies, that comes under article 32. Now tell me one thing, does the constitutional imposes duty on Supreme Court as well as High Court to enforce fundamental rights? Remember this, always remember this, Constitution सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को कहता है कि तुम फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करो, हाई कोर्ट को नहीं कहता है ये बात, ये हमेशा याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशनल इंपोजेस ड्यूटी only on Supreme Court to enforce fundamental rights, not on High Court. Article 32 is a fundamental rights and it is called heart and soul of Constitution. Heart and soul of Constitution. किन्होंने इसको बोला था? जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उन्होंने ही इसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, इसलिए इसको हम फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब देखो, सबसे पहले हैबियस कॉर्पस हम बताते हैं, जो कि आसान है, जो कि आपको पता भी होगा। हैबियस कॉर्पस है क्या? हैबियस कॉर्पस का मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ, विच मीन्स ये अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, इससे आपके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को कर्टेल किया जा सकता है ना। नो वकील नो दलील वाले में हैबियस कॉर्पस को ही तो उन्होंने कर्टेल किया था, ध्यान है, रॉलेट एक्ट में। ये किसके लिए इशू किया जा सकता है? किसी के लिए भी, आपको ध्यान होना चाहिए, रॉलेट एक्ट में ये नॉर्मल पब्लिक के लिए इशू किया गया था, तो ये किसी के लिए भी इशू किया जा सकता है ना। मतलब बोथ अगेंस्ट स्टेट एंड इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है, सब आई होप समझ में आ रहा होगा। इतना डिटेल में नहीं जानना है, बट चूंकि हम लोग इसको मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पढ़ते हैं तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि वहां तो आपको ध्यान होगा ही कि इसको प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट लाया गया था, स्टेट के खिलाफ भी लाया जा सकता है। जो हम ज्यादा इंटरेस्टेड हैं इसको डील करने में, मैंडेमस। ठीक है, मैंडेमस कहता है इट कमांड्स द स्टेट टू डू समथिंग। दैट मीन्स, व्हाट डज दैट मीन? टू डू समथिंग, समथिंग हम STH लिखते हैं, ठीक है। क्या ये इंडिविजुअल के अगेंस्ट हो सकता है? नो डियर, इट कैन बी डन ओनली अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी और पर्सन होल्डिंग पब्लिक ऑफिस। What is so special about this that I am discussing this? मतलब अगर इस बंदे ने
इस बंदे ने अगर सॉरी डियर, मान लो अगर इस बंदे ने और इस बंदे ने अपना काम करने से मना कर दिया है तो आप उससे पूछ सकते हो कि तुम अपना काम क्यों नहीं किए हो। बट देयर इज अ कैच, एंड द कैच इज अंडर आर्टिकल 361 द प्रेसिडेंट and governor of a state is not answerable to court, is not answerable to court for exercise of his executive function. मतलब आप प्रेसिडेंट मुर्मू जी पे और गवर्नर फागू चौहान जी पे मैंडेमस नहीं लगा सकता सुप्रीम कोर्ट। नो मैंडेमस बाय सुप्रीम कोर्ट। किस चीजों पे? ओनली उनकी एग्जीक्यूटिव फंक्शन वाली चीजों पे। उनके अंदर और भी तो है ना, जो वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन, उनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, आपने पढ़ा होगा प्रेसिडेंट के बारे में। तो उनके एग्जीक्यूटिव फंक्शन पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। मतलब सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट क्वेश्चन, कैन नॉट यूज मैंडेमस रिट। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ये देखो, ये भी बढ़िया सवाल है। कह रहा है द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट फॉर हिज और हर इलेक्शन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट। मतलब प्रेसिडेंट का जब चुनाव होता है तो उसका एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो उसमें बताया जाता है कि कौन कौन से लोग चुनाव कर सकते हैं। तो क्या इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? एमपी राज्यसभा का एमपी लोकसभा का। राज्यसभा का वो एमपी जो इलेक्ट होके आए हैं। क्या राज्यसभा में और भी एमपी होते हैं ऐसे जो इलेक्ट होके नहीं आते हैं? हाँ जी, नॉमिनेटेड एमपी होते हैं। कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट जी नॉमिनेट करते हैं। कितने फील्ड में नॉमिनेट करते हैं? 4 फील्ड में। पिछले कॉन्फिडेंस बूस्टर में ये सब बता चुके हैं हम आपको। इलेक्टेड एमएलएज ऑफ स्टेट्स, इलेक्टेड एमएलएज ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स में एमएलएज होते हैं। क्या नॉन इलेक्टेड एमएलएज भी होते हैं? नहीं, एमएलसी होते हैं वो, है ना। तो एमएलसी तो एनीवेज वोट नहीं कर सकता है, एमएलएज ही कर सकता है। इलेक्टेड एमएलएज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, यस, इलेक्टेड एमएलएज एंड दिल्ली एंड पौंडीचेरी भी वोट करेंगे। क्या एमएलए ऑफ जम्मू एंड कश्मीर करेंगे? नहीं डियर, ये नहीं करेंगे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों नहीं करेंगे इलेक्टेड एमएलएज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर पहले स्टेट था, अब यूनियन टेरिटरी हो गया। और जब यूनियन टेरिटरी की बात होगी तो सिर्फ 2 ही यूनियन टेरिटरी इसमें आते हैं। कौन कौन से? दिल्ली के एमएलएज इंक्लूडेड हैं और पुदुचेरी के एमएलए इंक्लूडेड हैं, है ना। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से? जहां तक मुझे याद है 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन दोनों को परमिट करता है कि आपके एमएलए भी प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट कर सकते हैं। अब आप मुझको 2 बातें कमेंट सेक्शन में बताना। जब प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है तो क्या नॉमिनेटेड बंदे वोट करते हैं क्या? यस और नो में बताना। दूसरा चीज बताना, कोई एमपी है, मान लो कटिहार का एमपी है, दुलाल चंद्र गोस्वामी जी कटिहार के एमपी हैं, और मान लो दिल्ली का एमपी है मनोज तिवारी। क्या दोनों का वोटिंग का जो वेटेज है वो सेम है क्या? एमपी का वोटिंग का वेटेज सेम है क्या? सॉरी, एमपी ऑफ बिहार एंड एमपी ऑफ दिल्ली, दोनों का वेटेज सेम है? ये मुझको बताना, क्वेश्चन है ये। एमएलए ऑफ बिहार, दैट इज लेट्स से नीतीश जी तो एमएलए है नहीं, अपने डिप्टी सीएम का क्या नाम है, तेजस्वी यादव, राघोपुर से आते हैं, है ना। क्या इनका वोटिंग, और मान लो दिल्ली का कोई एमएलए का नाम ले लो, मनीष सिसोदिया, ठीक है, इन दोनों का वोट का वेटेज सेम होगा क्या? ये भी आप मुझको कमेंट में बताना। अगर सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, अब बताना मुझको ये सेम है और ये सेम नहीं है। अगर ऐसा है तो ये कमेंट सेक्शन में मुझको आप बताएंगे। मैं क्यों नहीं बता रहा हूं? क्योंकि रोहित भाई का एक वीडियो है इस पे, इसलिए हम इस पे डील नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आंसर आपको आई होप पता चल गया होगा। जम्मू कश्मीर वाले लोग नहीं वोट करेंगे। ठीक है, मैंने 3 सवाल इसमें पूछा है। इसमें मैंने 3 सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि इनकम्प्लीट है ये 3 सवाल। जब तक आप नहीं जानोगे तो ये टॉपिक इनकम्प्लीट रह जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज, can the nominated members which are nominated by president, can they vote for the impeachment of the president? मतलब are they part of electoral college for the impeachment of president? Is the vote share
vote value, to be specific, of MP of Bihar and MP of Delhi is same or different? Is the vote value of MLA of Bihar and MLA of Delhi is same or different? This is all which I am asking right now. ठीक है? I hope we have made sense. Choose the rivers of Africa. अफ्रीका के बारे में कह रहा है, अफ्रीका को रिवाइज करवा देते हैं जल्दी से, टाइम ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है बाहर हो जाएगा कोई बात नहीं. रिवर्स ऑफ अफ्रीका कह रहा है. सबसे पहले अफ्रीका जो है सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, 54 देश हैं, ये सब बताया जा चुका है. टोटल कितने कंट्री हैं? 54 कंट्रीज हैं. सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंट्रीज इसी कॉन्टिनेंट में है ना. ठीक है, यहाँ पे एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका देश आता है. 4 कंट्रीज मिला के हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं. सोमालिया, एरिट्रिया, इथियोपिया, डिजोबती. डिजोबती से रंगोबती एक गाना है वो याद रहता है. सोमालिया, एरिट्रिया, इथियोपिया. इसमें आपको ध्यान देना होगा कि इथियोपिया इज द ओनली लैंडलॉक कंट्री इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका. सॉरी, बाकी सारे जो हैं वो इधर वाले सी से बाउंड्री शेयर करते हैं. इथियोपिया जो है वो लैंडलॉक कंट्री है. ठीक है, अब देखो ठीक है, 2 नदी जा रही है. ठीक है, बाहर कर दिया कोई दिक्कत नहीं. ध्यान रखना, ये है वाइट नाइल, ये है ब्लू नाइल. ठीक है, बाहर निकल गया, निकलता वहीं से है यार बाहर नहीं है. तो नाइल नदी जो है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ अफ्रीका है, विच इज कॉल्ड द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ वर्ल्ड. ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर. इसके 2 स्ट्रीम है नाइल के, वाइट नाइल एंड ब्लू नाइल. ठीक है, वाइट नाइल कहाँ से निकलता है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम लेक विक्टोरिया. कमेंट करके बताना लेक विक्टोरिया जो है क्या बोलते हैं उसको, रिफ्ट वैली का पार्ट है या नहीं है. ठीक है, ब्लू नाइल कहाँ से निकलता है? लेक ताना से ओरिजिनेट होता है. ठीक है, लेक ताना इज अ पार्ट ऑफ रिफ्ट वैली, ये मैं बता दे रहा हूँ. आप लेक विक्टोरिया के बारे में बताना, रिफ्ट वैली का ये पार्ट है. ठीक, दोनों लेक्स जो है कहाँ मिलता है? ये दोनों स्ट्रीम, व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल स्ट्रीम मिलता है. एक सिटी है जिसका नाम है खार्तूम. खार्तूम सिटी में मिलता है. खार्तूम सिटी कहाँ का कैपिटल है? सूडान का कैपिटल है. ठीक है, ये दोनों यहाँ मिल जाता है. एक रिवर है, रिवर कॉन्गो या जायरे. बड़ा प्यारा रिवर है ये. क्यों प्यारा रिवर है? क्योंकि ये इक्वेटर को 2 बारी कट करता है, एक बारी यहाँ, एक बारी यहाँ. ठीक है, सिर्फ 2 ही बार कट करता है इक्वेटर को. कट्स, एकदम अफ्रीकन रिवर है, इक्वेटर ट्वाइस. ठीक है, एक रिवर है रिवर औरंग. औरंग नेशनल पार्क कहाँ है? कमेंट डाउन. एक रिवर है रिवर औरंग, इंडिया में है औरंग नेशनल पार्क, साउथ अफ्रीका की नदी है ये. ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट नदियों का हमने जिक्र किया, नाइल, कॉन्गो या जायरे और औरंग. देख लेते हैं, और नाइल, जायरे, औरंग, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर. ठीक है, जब अफ्रीका पढ़ोगे तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी पढ़ लेना, सवाना है ना, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, सवाना. इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मतलब कोशिश की रिवाइज करवाने का. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, अब देखो बहुत बढ़िया सवाल है. हिमालयन रिवर, पेनिनसुलर रिवर पे लास्ट 67th वाले कैंसल्ड एग्जाम में सवाल आया था, तो हमने हिमालयाज पे सोचा सवाल कर देते हैं. हिमालयाज को हम यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं, है ना. हिमालयाज यंग फोल्ड माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन. ठीक है, हिमालयाज को अगर हम बाइफरकेट करें तो 3 पार्ट में हम बाइफरकेट करेंगे, ग्रेट हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज और लोअर हिमालयाज, या शिवालिक बोल देते हैं इसको. ठीक है, शिवालिक, मिडिल हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज. ग्रेट हिमालयाज जो है एक कॉन्टिन्यूस रेंज है. ग्रेट हिमालयाज की हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है, 6000 मीटर के अप्रॉक्स हाइट होता है इसका. मिडिल हिमालयाज जो है बाइफरकेटेड है, ब्रोकन है, ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ डिस्क्रीट यूनिट्स. इसका हाइट होता है ऑलमोस्ट 4000 मीटर. और शिवालिक जो है वो भी कॉन्टिन्यूस है एक्सेप्ट नॉर्थ बंगाल में. नॉर्थ बंगाल के पास इसमें भी थोड़ा ब्रेकिंग है, ये भी कॉन्टिन्यूस रेंज है. अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ बंगाल इसका होता है 1000 से 1500 मीटर की हाइट होती है. बट आपको ये डिस्क्रीट जो यूनिट्स हैं इसको याद रखना है.
3, 4, 5 यूनिट में बता रहा हूँ। इस यूनिट को कहते हैं पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल कहाँ पे है ये? यह है जम्मू कश्मीर में। इसको कहते हैं धौलाधर रेंज। धौलाधर कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। इसको कहते हैं नाग तिब्बा रेंज। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। इसको कहते हैं मसूरी रेंज। मसूरी एक रिवर भी है, मिसौरी। बताना भाई, कमेंट डाउन करना कहाँ पे है। पिछले कॉन्फिडेंस बूस्टर में बताया है मिसौरी रिवर। मसूरी है उत्तराखंड में। ये है महाभारत रेंज। ये कहाँ है? नेपाल में। ठीक है। अब देखो, मिडिल हिमालयस इज थ्रू आउट कॉन्टिन्यूअस। नो डियर, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। शिवालिक आर मेड अप, ये करते हैं। इनर साइड ऑफ हिमालयस, ठीक है, ये भी करते हैं। शिवालिक आर थ्रू आउट कॉन्टिन्यूअस एक्सेप्ट नियर नॉर्थ बंगाल। दिस सीम्स ट्रू। अभी आपको बताया ये नॉर्थ बंगाल पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बाकी थ्रू आउट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ये इतनी चीजें हो गई अपने काम की। अब आगे देखते हैं। अब जो शिवालिक्स है, शिवालिक मतलब नीचे वाला पार्ट जो कम हाइट का है, और इधर है मिडिल हिमालयाज एंड ग्रेटर हिमालयाज, मतलब ऊपर वाले पार्ट जिनका ज्यादा हाइट है। ये किससे बना होता है? ये बना है सेडिमेंट्री मैटर ऑफ मरीन से। सेडिमेंट्री मतलब जो आप माउंटेन फॉर्मेशन पढ़ते हो, माउंटेन फॉर्मेशन बताना कैसे कैसे पढ़ते हो। ओशनिक प्लेट टकराता है, या ओशनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराता है, बताना मुझको कमेंट में। शिवालिक कैसे बना है? नदियों के बहाव से जो सेडिमेंट्री डिपॉजिट होता है, फ्लूवियल ओरिजिन का है ये। हाउएवर दे आर इन सेडिमेंट्री ओरिजिन। तो लेट्स सी। शिवालिक आर थ्रू आउट कॉन्टिन्यूअस, दिस सीम्स ट्रू। शिवालिक आर मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री मैटर ऑफ मरीन। नो डियर, ग्रेट हिमालयाज एंड मरीन मिडिल हिमालयाज आर मेड ऑफ ग्रेट हिमालयाज एंड middle Himalayas are made of ठीक है, great Himalayas and middle Himalayas are made up of sedimentary matter of marines, whereas Shivalik is made up of what? Fluvial origin. ठीक है, तो this is also false, this is also false, this is also false. Now see the option C. What is this? कह रहा है कि अगर मान लो मैं ऐसे बनाता हूं इसको, ये इंडियन साइड ऑफ हिमालय है और ये तिब्बत का साइड है। यहां पे एक प्लाटू है, इसको कहते हैं तिब्बतन प्लाटू। चूंकि ये तिब्बतन प्लाटू पे खड़ा है तो इसलिए ये स्लोप जो है जेंटल स्लोप है, और इधर का स्लोप जो है वो स्टीप स्लोप है। मतलब इंडियन हिमालयाज का स्लोप कैसा है? स्टीप है। इधर का स्लोप कैसा है? जेंटल है। तो आइस यहाँ पे टिकेगा क्या? नहीं, आइस तो नीचे गिरता जाएगा। यहाँ पे आइस टिकेगा क्या? हाँ, यहाँ पे आइस टिकेगा। ठीक है, तो स्नो लाइन बताना कमेंट करके किधर ज्यादा होगा, इंडियन साइड में ज्यादा होगा या तिब्बत के साइड में ज्यादा होगा स्नो लाइन। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, सॉरी, लेट्स सी द क्वेश्चन। The question says Indian side of Himalayas are steep. एकदम करेक्ट वन, ये भी ट्रू ऑप्शन है। ठीक है, तो आंसर विल बी मोर। इससे मैंने ये क्वेश्चन से मैंने कोशिश किया है कि हिमालयाज के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दी जाए। ठीक है, हाउएवर अभी थोड़ा और बचा हुआ है, ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न हिमालयाज, उस पर हम उतना नहीं जाते हैं। जो बेसिक चीज़ है हमारी परीक्षा के व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैंने उसको कोशिश किया है कवर करने का। बाकी पूरा तो कवर नहीं कर पाएंगे, एक्सीड हो गया है आज हम, कोई बात नहीं। लास्ट सवाल है, इसको जल्दी खत्म करते हैं। कह रहा है which of the following can be called biological desert? बायोलॉजिकल डेजर्ट आप किसको कहोगे? सॉरी, बायोलॉजिकल डेजर्ट आप किसको कहोगे? तो देखो, पहले हम ओशन का बॉटम देख लेते हैं और उसमें जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं बायोलॉजिकल डेजर्ट फाइंड करने की। ये सारे ओशन के बॉटम की कहानी कह रहा है। ये देखो, ये कॉन्टिनेंट है, यहाँ से नदी शुरू हुआ है, इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। फिर एक प्लेन आएगा, इसको कहते हैं एबाइसल प्लेन। फिर यहाँ पे आएगा ट्रेंच, इसको कहते हैं ओशनिक ट्रेंच। फिर यहाँ पे आएगा रिज, इसको कहते हैं ओशनिक रिज। फिर यहाँ पे आएगा ग्योट। ठीक है, इतनी चीजें हैं। ठीक है, ये क्या है? ये है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये क्या है? कॉन्टिनेंटल स्लोप। ये क्या है? एबाइसल प्लेन। ये क्या है? ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच, इसी टाइप का ट्रेंच है। ये क्या है? रिज। ये क्या है? ग्योट। ठीक है,
हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तुमको ट्रेंच और अबाइसल प्लेन बताने में। अबाइसल प्लेन का डेप्थ जो होता है 4000 मीटर होता है। प्लेन एरिया है, देख के लग रहा है प्लेन एरिया है, लिखेंगे नहीं। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ सनरेज, यहाँ पे नहीं पहुंचता है भाई, सनरेज नहीं पहुंचता है यहाँ पे, डज नॉट रीच, है ना। तो इसके लिए इसको कहते हैं बायोलॉजिकल डेजर्ट, मतलब सन रेज नहीं पहुंचता। क्या उगेगा यहाँ पे? कुछ उगेगा? कुछ नहीं उगेगा, क्योंकि लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लैक ऑफ बायोलॉजिकल लाइफ, ठीक है। तो आंसर मिल गया हम लोगों को, आंसर मिल गया, यहीं पे छोड़ दें, अगले क्लास में बताएं? नहीं, एक दिन गाली सुन लेंगे तुम लोगों से यार, जब एक्सीड कर ही गए हैं तो ठीक है, 2 मिनट और में हम खत्म कर देते हैं इसको। अब देखो ओशनिक ट्रेंच, देखो ओशनिक ट्रेंच कैसे बनता है, ट्रेंच कैसे बनता है, ओशनिक प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये सब मर्ज कर जाएगा और यहां से ट्रेंच बनेगा, है ना। फॉर्म्स, ओशनिक ट्रेंच जो बनता है फॉर्म्स नियर कन्वर्जेंस एरिया ऑफ 2 डिफरेंट प्लेट्स, है ना। मतलब ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट जब कन्वर्ज करेगा तो वहां पे बनेगा। अब देखो मेजर ट्रेंचेस मैं बता रहा हूं, यूएसए है, ड्राइंग पे मत जाना, मतलब ये साउथ अमेरिका है, वो नॉर्थ अमेरिका था, ये अफ्रीका है, ठीक है, यहां से इंडिया है, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे एक है पोर्टो रिको, पोर्टो रिको ट्रेंच, ठीक है। यहां पे है एक सुंडा ट्रेंच, इसको कहते हैं सुंडा ट्रेंच, और यहां पे 2 ट्रेंच है, एक को कहते हैं मरियाना ट्रेंच और एक को कहते हैं मिंडाना ट्रेंच, ठीक है। बस हम इतना ही इंपॉर्टेंट ट्रेंच आपको बता रहे थे, पोर्टो रिको, सुंडा, मरियाना, मिंडा, 4 इंपॉर्टेंट ट्रेंच बता रहे हैं। आपको एक फेयर आइडिया हो गया कौन सा ट्रेंच कौन से पार्ट ऑफ वर्ल्ड में है, इससे ज़्यादा नहीं जानते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप थोड़ा मज़ा आया होगा, थोड़ा 5-6 मिनट हम एक्सीड कर गए हैं, बट कोई बात नहीं है, लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो बाय फॉर द डे, टेक केयर।